हेलो बच्चों, आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देने जा रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसमें आप जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। देखो, इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इंक्लूड्स ऑल प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट रिलेट विद पीपल एंड डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। On the eve of independence, Indian economy was in very bad shape due to the presence of British colonial rule। इसका मतलब क्या है कि किसी भी जो कंट्री की इकोनॉमी होती है वो सभी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करती है, जो कि रिलेट करते हैं लोगों के साथ, उनके जीने के तरीक़ों के साथ कि वो कितनी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं या कितनी अनहेल्दी लाइफ जी रहे हैं। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकनॉमी जो थी वो बहुत बुरी कंडीशन में थी। जब इंडिपेंडेंस हमको मिली तो उस टाइम पे जब इंडियन इकनॉमी को देखा गया तो बहुत बुरी कंडीशन में थी, क्योंकि जो ब्रिटिश रूल थे, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल थे, उन्होंने इंडियन इकनॉमी का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ खुद के फ़ायदे के लिए किया। तो उन्होंने, कहते हैं ना, जैसे गन्ने को निचोड़ के उसकी एक एक बूंद तक निकाल दी जाती है, उसी तरीके से इंडियन इकनॉमी का उन्होंने इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कंट्री को ऊपर उठाने के लिए किया। द सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वॉज टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग अ फीडर इकनॉमी फॉर ग्रेट ब्रिटेन ऑन रैपिडली एक्सपेंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस। Thus, in 1947, when British transferred power back to India, we inherited a crippled economy। इसका मतलब क्या है बेटा कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का सोल पर्पस था, इकलौता पर्पस था, वो क्या था? इंडिया वॉज टू रिड्यूस द कंट्री, कि इंडिया को एक ऐसी कंट्री बना देना टू बीइंग अ फीडर इकनॉमी फॉर ग्रेट ब्रिटेन ऑन रैपिडली एक्सपेंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस, कि जो ग्रेट ब्रिटेन की बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा कर सके। क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन में देखो एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा नहीं था, तो वहाँ पे क्या है, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा थी, इंडस्ट्री ज़्यादा थी। अब फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज़ को आपको पता है कि काम करने के लिए चाहिए होता है रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल उनको मिलेगा इंडियन इकनॉमी से, किसी भी एग्रीकल्चर इकनॉमी से उनको रॉ मटेरियल मिलेगा। तो इससे हुआ क्या कि जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल नीड थी वो सारी पूरी होने लगी इंडिया के थ्रू। ठीक है, इंडिया से उनको एग्रीकल्चर जाने लगा, रॉ मटेरियल जाने लगा, तो उस रॉ मटेरियल से वो अलग अलग डिफरेंट चीज़ें बनाने लगे और वापस उसको इंडिया में लाके बेचने लगे। तो इस तरीके से जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ तो हमें ब्रिटिश से कैसी इकनॉमी मिली? एक क्रिपल्ड इकनॉमी मिली। क्रिपल्ड इकनॉमी का मतलब होता है कि ऐसी इकनॉमी जो कि लकवाग्रस्त हो, जो कि बिल्कुल कहते हैं ना आप के कोमा में गई हुई इकनॉमी हो, जिसको कोई खोज खबर नहीं है, होशो हवास नहीं है कि भाई कहाँ पे वो है, किस सिचुएशन में वो है, उस देश के लोगों का क्या हाल है क्या नहीं। ठीक है, तो अब हम जो सेकंड पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द कंडीशंस इन द इकनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे इकनॉमी की क्या कंडीशन थी? सबसे पहले लॉ लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, हमारे देश की जो डेवलपमेंट थी वो बहुत कम थी। ठीक है, इसके बाद हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था वो काफ़ी बैकवर्ड था, पिछड़ा हुआ था। कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई इनोवेशन हम एग्रीकल्चर में नहीं ला पाए थे। लेस डेवलप्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थे वो भी बहुत ज़्यादा कम डेवलप्ड थे, क्योंकि ब्रिटेन ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई थी जिससे हमारे देश का ना तो एग्रीकल्चर उठ पाया ना ही इंडस्ट्री उठ पाई, वो सब के सब पिछड़ते चले गए। हमारे जो फॉरेन ट्रेड थे, कभी हमारा बहुत नाम हुआ करता था हमारी हाथ की कला के लिए, हम प्रेशियस स्टोन पे कलाकारी बहुत अच्छी करते थे, हम ज्वेलरी बहुत अच्छी बनाते थे, हम जूट के बैग, हम कपड़ों पे कढ़ाई, ये सब बहुत अच्छे किया करते थे, जिसकी हमारी विदेशों में बड़ी तारीफ़ हुआ करती थी। लेकिन क्योंकि ब्रिटेन जब यहाँ पे आया और ब्रिटेन ने हम पे कमांड करना शुरू किया, तो उसने धीरे धीरे इन सभी कलाओं को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। उसने हर वो काम किया जिससे कि सिर्फ़ और सिर्फ ब्रिटेन का फ़ायदा हो। उसने ये नहीं देखा कि उसके इस फ़ायदे के चक्कर में दूसरी कंट्री बहुत बड़े नुकसान में जा रही है। इसके बाद बेटा हम देखते हैं हमारा एडवर्स डेमोग्राफिक कंडीशंस। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल था, यानी कि जो हमारे देश के हालात थे वो भी हमारे फेवर में नहीं थे। हमारी जो पूरी की पूरी एग्रीकल्चर थी, जिसमें हमारे देश का 85% पॉपुलेशन डिपेंड था, वो खुद डिपेंड थी बारिश पर, और बारिश कभी हो जाए
तो फसल अच्छी हो जाए, ना हो तो लोग भूखे ही लेटे रहें, भूखे ही पड़े रहें। अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो भी थोड़ा बहुत था, वो काफ़ी अंडर डेवलप्ड था, जिससे हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा नहीं दे पाते थे, जिससे हम नई नौकरियां नहीं बना पाते थे। तो अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हमें बड़ा नुकसान हुआ। मोर डिपेंडेंस ऑन प्राइमरी सेक्टर, और सबसे बुरी बात कि हम लोगों की जो डिपेंडेंस वो पूरी तरीके से प्राइमरी सेक्टर पे थी। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ पे थी। या तो आप खेती कर रहे हो या खेती से निकलने वाले सामान को बेच रहे हो, ठीक है, या फिर उससे ही जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे कि लोगों के घर में जानवर होते थे, गाय भैंस, तो उन्होंने क्या किया, उसके दूध से दही जमाई, दही को बेच दिया, दही से लस्सी मट्ठा बनाया, उसको मार्केट में बेच दिया। तो ये क्या होती है, प्राइमरी सेक्टर से ही जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ होती हैं। तो हम लोग क्या हैं, ज़्यादातर एट दैट टाइम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पर ही जुड़े हुए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इसको पॉइंट वाइज सब एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि लॉ लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर अटैम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। तो कॉलोनियल का मतलब होता है बेटा जो कि किसी दूसरी कंट्री पर राज कर रहा हो। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कभी भी कोशिश नहीं करी कि इंडिया की नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम को थोड़ा सा बढ़ाया जा सके। The estimates given by Dr. V.K.R.V. Rao suggested that the growth rate of GDP was about 2% per annum, while the growth rate of per capita output was just 0.5% per annum। इसका मतलब ये है कि जो हमारे देश की जीडीपी का मतलब होता है किसी भी देश की इनकम, जो हमारे देश की इनकम थी वो सिर्फ 2% पर एनम थी। यानी कि हर साल अगर मैंने इस साल 100 रुपये कमाए तो अगले साल मेरी इनकम जो देश की है वो 102 रुपये हो जाएगी। उसके बाद फिर वो उसमें और 2% बन जाएगा, लाइक 104 हो गई या 105 हो गई, कुछ इसके अबाउट रहेगा। तो 2% की एनुअल ग्रोथ के साथ हम अपने देश को चला रहे थे। और अगर इसमें हम पर कैपिटा इनकम की बात करें कि देश के लोगों की इनकम हर साल कितनी बढ़ रही है, तो वो सिर्फ 0.5% थी। डैट मीन्स अगर कोई आदमी 100 रुपये में काम कर रहा है तो अगले साल जो उसकी इनकम होगी वो होगी 100 रुपये 50 पैसे, केवल 50 पैसे की एक साल के अंदर वृद्धि होती थी। तो इतने बुरे हालात में हमें ब्रिटेन गवर्नमेंट ने रखा था। इसके बाद सेकंड पॉइंट था बेटा बैकवर्ड एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एक तो हमारा लैंड टेन्योर सिस्टम जो था, यानी कि ज़मींदारी सिस्टम या महलवारी सिस्टम या रोटवारी सिस्टम, इन सब की वजह से हम बहुत परेशान थे, ठीक है। देखो ज़मींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, रोटवारी सिस्टम क्या होता है कि इसमें साहूकार जो होते हैं लोगों को अपनी ज़मीनों पे बुलाते हैं या उनकी ज़मीनों पे उनको खेती करने के लिए अपॉइंट करते हैं और उनसे एक लगान होता है वो वसूलते हैं। अगर कोई किसान उस लगान को टाइम पे ना दे पाए तो उसकी ज़मीन को हथिया लेते थे, जिससे होता क्या था कि साहूकार और ज़मींदार होते थे उनके पास ज़मीन इकट्ठी हो जाती थी और जो बेचारा किसान होता था वो अपनी ही ज़मीन पर, अपनी ही धरती पर वो एक कर्जदार बन जाता था। इसका पॉइंट थर्ड था लेस डेवलप्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये मैंने आपको बताया था कि एक तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है सिस्टमेटिक तरीके से इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म करना, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ख़त्म किया गया। कैपिटल गुड इंडस्ट्री हमारे पास थी ही नहीं। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का मतलब हैवी मशीनरी इंडस्ट्री, और इन हैवी मशीन इंडस्ट्रीज़ का काम क्या होता है, इनका काम कोई प्रोडक्ट, कोई ये आइटम ऐसे बनाना नहीं होता कि जिनसे आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सको। इनका काम होता है फर्दर नई मशीनों को तैयार करना। जैसे कि ट्रैक्टर होते हैं, किसी कंपनी में अगर ट्रैक्टर बन रहे हैं, आप ट्रैक्टर कोई चीज़ थोड़ी है, ट्रैक्टर से आप फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो ये होते हैं हाई कैपिटल गुड्स, जहाँ पे बहुत सारा पैसा आपको चाहिए होता है करने के लिए। इसके बाद लिमिटेड ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो हमारे पब्लिक सेक्टर थे यानी कि जो गवर्नमेंट की खुद की ऑर्गेनाइजेशन थे उनके बड़े लिमिटेड सेक्टर थे काम करने के। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई वो रोड पे काम करते थे, कम्युनिकेशन पे काम करते थे, रेलवे पे काम करते थे, बस इन्हीं 3-4 चीज़ों तक वो सिमटे रहते थे। इसके अलावा वो कोई काम करते नहीं थे और उसमें भी ज़्यादा उनको आज़ादी थी नहीं कि वो बहुत अच्छा बढ़िया काम कर सके। इसके बाद ब्रिटेन की टैरिफ पॉलिसी भी काफ़ी भेदभावपूर्ण थी, यानी कि वो किसी चीज़ पे टैक्स लगा रहे हैं, किसी पे नहीं लगा रहे, ये बड़े भेदभावपूर्ण थे। वो कह रहे हैं कि भाई एक्सपोर्ट पे टैक्स लगेगा बहुत ज़्यादा रेट पे, लेकिन अगर आप ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करोगे तो टैक्स नहीं लगेगा।
उन्होंने बोला कि भाई इंपोर्ट पे भी टैक्स लगेगा बहुत ज़्यादा रेट पे, लेकिन अगर आप ब्रिटेन से करोगे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इसको बोलते हैं हम भेदभावपूर्ण टैक्सनिटी या टैरिफ प्लान, क्योंकि आप किसी कंट्री को बहुत लिनियरिटी दे रहे हो और किसी कंट्री को बहुत ज़्यादा नॉन लिनियरिटी कर रहे हो, ठीक है। देन हमारा क्या हुआ इसके बाद है 5th पॉइंट में कंपटीशन फ्रॉम हैंडमेड एंड मशीन मेड प्रोडक्ट। अब आपको पता है हाथ से बनी हुई चीज़ और मशीन से बनी हुई चीज़ का कंपटीशन कराओगे तो जीत किसकी होगी? मशीन से बनी हुई चीज़ का। क्यों? क्योंकि उसकी फिनिशिंग अच्छी होगी, वो मशीन से बनने की वजह से कम खर्चीली होगी, उसका प्राइस कम होगा, और हाथ की बनी हुई चीज़ क्या है? महंगी हो जाएगी उसके कंपैरिजन में, जिसकी वजह से कंपटीशन से हाथ से बनी हुई चीज़ बाहर हो जाएगी। इसके बाद इंडिया में रेलवे का विस्तार किया गया, लेकिन वो विस्तार भी इसलिए किया गया क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को उससे ज़्यादा फ़ायदा होता। लैक ऑफ हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज़, जो हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज़ थी उसकी भारत में बहुत कमी थी। पॉइंट 4 में कह रहा है फॉरेन ट्रेड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो हमारा फॉरेन ट्रेड था उसकी क्या खासियत थी। सबसे पहले इंडिया जो है वो एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बन गया और इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स बन गया। किसका? ब्रिटेन का, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ये पिक्चर्स में आपको अगर मैं जूम करूँ तो यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स दिख रहे हैं, ये रोड बन रही है, ये सब ब्रिटेन ने करवाया, लेकिन सिर्फ अपने मतलब के लिए। ब्रिटेन हैड दी मोनोपोली कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड, तो ब्रिटेन ने क्या किया? फॉरेन ट्रेड पे, इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे मोनोपोली कंट्रोल कर लिया। मोनोपोली का मतलब होता है अकेला राज करना, ठीक है। तो यानी कि इंडिया का सारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन से होने लगा। इसके बाद एडवर्स डेमोग्राफिक प्रोफाइल होते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या बोलता है कि जो डेथ रेट और बर्थ रेट थी वो 40 और 48 पर 1000 थी, यानी कि हमारी जो डेथ रेट थी वो 1000 लोगों पर 40 लोग मर जाते थे, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें इंडिया की पॉपुलेशन की तो वहाँ पर लोग भूखमरी से, बीमारी से या किसी भी वजह से अगर 1000 लोग हैं तो एक साल में उस 1000 में से 40 लोग मर ही जाते थे। और बर्थ रेट क्या थी कि अगर 1000 लोग हैं तो उन 1000 में से 48 नए लोग पैदा हो जाते थे, ठीक है, एक साल के अंदर। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है ऐसे बच्चे जो कि 1 साल से कम उम्र के हैं, तो वो 218 से 1000 पे, हर 1000 नए बच्चों पे 218 बच्चे मर जाते थे। हमारा जो इलिटरेसी रेट था, यानी कि हमारी जो एजुकेशन थी उसमें अनपढ़ लोगों का बहुत बड़ा योगदान था, लोग पढ़ते ही नहीं थे, तो 84% लोग अनपढ़ ही रहे। हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी उस टाइम पे केवल 34 साल थी। जैसे अब हम बोलते हैं ना कि भाई एक इंसान की ऑन एन एवरेज उम्र जो होती है वो 60 या 70 साल होती है, उस टाइम पर यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की रूलिंग के ड्यूरेशन में ये केवल 34 साल थी। क्यों? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, लोगों के पास अच्छा खाना नहीं था, लोगों पर अत्याचार हो रहा था, तो वो फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से वीक होते थे, वीक होकर बीमार पड़ते थे, बीमार होने के बाद दवाइयों के लिए पैसे नहीं होते थे, पैसे होते थे तो अच्छी दवाइयाँ नहीं होती थी, जिससे वो ज़्यादा जी नहीं पाते थे। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का रहन सहन का स्तर बड़ा ही कम था। 80 से 90% लोग तो केवल अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने में मर जाते थे। इसके बाद पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारी बहुत कम थी, ठीक है। देन हम पढ़ते हैं अगर हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास अच्छी रोड नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हेल्थ नहीं था, एजुकेशन नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, जिससे होगा क्या कि अगर किसी कंट्री के पास रोड ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, हेल्थ, एजुकेशन या कम्युनिकेशन ना हो तो कंट्री तो पिछड़ी हुई ही रह जाएगी ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है However, some efforts have been made to develop basic infrastructure like road, railway, ports, water transport, post and telegraph by the British rulers. The main motive was not to provide basic amenities to the Indian people, but the self-interest. तो यहाँ पर बताया गया कि हालांकि कुछ रोड बनाई गई, कुछ पोस्ट एंड टेलीग्राफ की फैसिलिटीज़ दी गई, रेलवेज़ बनाए गए, पोर्ट बनाए गए, वाटर ट्रांसपोर्ट तैयार किया गया, लेकिन इन सब का जो मोटिव था वो इंडियन पब्लिक को फैसिलिटेट करना नहीं था, वो भारतीय जनता को बेसिक नीड प्रोवाइड करना नहीं था। इन सब का पर्पस था इंग्लैंड की ज़रूरतों को पूरा करना। मुझे पता है कि यहाँ से 400 किलोमीटर दूर एक गांव है जहाँ पर बहुत सारा मुझे क्या मिलेगा, रॉ मटेरियल मिलेगा। अब 400 किलोमीटर की लंबी रोड बनाऊँ तो मेरा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो ब्रिटेन ने बोला एक काम करो 400 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक बिछा दो। तो अब यहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछाने का पर्पस क्या है? ताकि ब्रिटेन की ज़रूरत पूरी हो।
उसका पर्पस ये नहीं कि वो 400 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बिछा के लोगों को सुविधा दे रहा है, वो खुद एक सुविधा ले रहा है, ठीक है। देन मोर डिपेंडेंस ऑन प्राइमरी सेक्टर, हमारा जो लार्जेस्ट शेयर था वर्कफोर्स का, यानी कि हमारे जो काम करने वाले लोग थे, लगभग 72% लोग हमारे एग्रीकल्चर में बिजी थे, 10% मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए थे, जबकि 18% जो वर्कफोर्स है वो बाकी कामों में लगी हुई थी, ठीक है। तो पॉइंट 8 आता है सम पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट। देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड एक टेल। इसी तरीके से ब्रिटेन के भी कुछ बुरे प्रभाव पड़े तो कुछ अच्छे प्रभाव भी पड़े, और उसके अच्छे प्रभाव क्या हुए, एक तो हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मिली लार्जली इन टर्म्स ऑफ रेलवे, ख़ास तौर पे रेलवे के नाम पे। आपको पता है कि इंडिया में रेलवे का सबसे बड़ा ट्रैक है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया में ही है जो रेलवे इतनी फैली हुई है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, पोर्ट्स का मतलब जो समुद्र में बंदरगाह होते हैं जहाँ पे समुद्री शिप आते जाते हैं और रुकते हैं, उसका डेवलपमेंट हुआ, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की देन है। प्रोविज़न ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस, उस टाइम पे पोस्ट और टेलीग्राफ सर्विस का जो ईजाद हुआ वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की देन है, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट अ बेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, तो उसके बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से गई तो उन्होंने एक बेस तैयार कर दिया जिससे कि हम ये समझ सके कि हमें अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रखना है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि काम किस तरीके से रखना है। जैसे कि आप लोग किसी भी ऑफिस में जाओ तो वहाँ पे क्या होता है, पहले एक हेड होता है, उसके नीचे मैनेजर होते हैं, फिर उसके नीचे और एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो सब में काम बटा होता है। तो ये जो काम करने का तौर तरीका है ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लिए छोड़ के गई, क्योंकि हम उनको देख देख के ही समझ पाए कि काम किस तरीके से किया जाता है। एक सीनियर दूसरे जूनियर को काम देगा, फिर वो जूनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस काम को करवाना, और वो सीनियर उससे जवाबदेही मांगेगा, ठीक है। और सीनियर के क्या काम होते हैं, सीनियर के काम होते हैं कि ग्रोथ वगैरह देखना, देश आगे बढ़ रहा है, कंपनी आगे बढ़ रही है नहीं, तो ये सारा हमें ब्रिटेन गवर्नमेंट थोड़ा सा सिखा के चली गई थी। सिखा के चली गई थी का मतलब ये नहीं कि उन्होंने सिखाया था, इसका मतलब ये है कि जब वो इस तरीके के काम कर रही थी तो इंडियन लोगों ने उनके काम करने के तौर तरीक़ों को ऑब्जर्व किया था। इसके बाद कह रहा है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, जो भारत में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनिफिकेशन आया, यानी कि कंट्री के अंदर किस तरीके से राजनीतिक और अर्थशास्त्र की पॉलिसीज़ बननी चाहिए, उसका भी काफ़ी हद तक दारोमदार हमें ब्रिटेन गवर्नमेंट से ही मिला, ठीक है। यानी कि हमें उन्हीं से समझ मिली कि किस तरीके से हमें अपनी राजनीति को, पॉलिटिक्स को और अपनी अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहिए। इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम, और कहीं ना कहीं हमारे बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम में भी ब्रिटेन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अदरवाइज़ पहले हम क्या करते थे, 1 कटोरी गेहूँ के बदले 1 कटोरी चावल, 2 कटोरी चीनी के बदले 2 कटोरी दाल, इस तरीके का लेन देन करते थे, कमोडिटी के बदले कमोडिटी। लेकिन कमोडिटी को ख़त्म करके इंडिया के अंदर मॉनेटरी वैल्यूज़ को जो ट्रांजैक्शन आई कि पैसे के बदले सामान, वो ब्रिटेन गवर्नमेंट की ही वजह से आई, तो ये भी एक उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो यू मे कंसल्ट विद मी, आप बता दीजिएगा।